हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीबॉडी। तो आज हम म्यूचुअल फंड चैप्टर नंबर 12 पार्ट बी से शुरू करते हैं। NISM सीरीज़ 5A। तो इसका हमने ऑलरेडी मॉक टेस्ट पार्ट ए किया हुआ है। तो चलो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको म्यूचुअल फंड एंड अदर फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 12 पार्ट बी से मॉक टेस्ट। The comparable for the liquid scheme in case of retail investor is dash bank account. ऑप्शन है करंट और सेविंग। तो करेक्ट आंसर है सेविंग। जो लिक्विड स्कीम रहता है उसका हम सेविंग अकाउंट से रिटर्न को ये करते हैं, कंपेयर करते हैं, क्योंकि करंट में तो कोई इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। तो जो सेविंग में 3 to 5% जो मिलता है उतना ही रिटर्न लिक्विड स्कीम में मिलता है कंपैरेटिवली। उसे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो मोस्ट कंपेरेबल इज द सेविंग्स अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the interest rate are expected to go down, modified duration of the portfolio is dash so that there is the greater gain to the value of the portfolio. जब इंटरेस्ट रेट डाउन होने की उम्मीद रहती है तो फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को मॉडिफाइड ड्यूरेशन इंक्रीज करता है। करेक्ट आंसर है इंक्रीज। और जब इंटरेस्ट रेट लगता है कि अभी हाई जाएगा, इन दैट केस ही रिड्यूस द मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो। ये डेप्थ स्कीम में एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, डैश कंपोनेंट इन द हाइब्रिड फंड प्रोवाइड एप्रिसिएशन इन द वैल्यू, while the regular return from the dash component provides stability to the return. तो इसका करेक्ट आंसर है इक्विटी एंड डेब्ट। इक्विटी जो हाइब्रिड फंड में दो टाइप में एसेट में निवेश किया जाता है, डेब्ट एंड इक्विटी। इक्विटी जो होता है वो कैपिटल गेन प्रोवाइड करता है, और डेब्ट है वो रेगुलर इनकम प्रोवाइड करता है, स्टेबल इनकम। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ पे एप्रिशिएशन पूछा गया है। तो एप्रिशिएशन यानी कैपिटल गेन इक्विटी में ही संभव है, एंड जो डेप इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें रेगुलर इनकम होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड ETF एंड गोल्ड सेक्टर आर द सेम, ट्रू और फॉल्स? तो उसका करेक्ट आंसर है फॉल्स। गोल्ड ETF और गोल्ड सेक्टर फंड अलग रहता है। गोल्ड ETF होता है और गोल्ड में ही निवेश करता है, और गोल्ड सेक्टर फंड ये जो कंपनी जो गोल्ड यानी गोल्ड का जो प्रोडक्ट में इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग में, यानी आप कह सकते हैं कि गोल्ड ज्वेलरी में या और गोल्ड माइनिंग में, ये सब उस कंपनी में अगर कोई फंड मैनेजर निवेश करता है तो इट इज कॉल्ड सेक्टर फंड। गोल्ड कंपनी में निवेश करता है और प्योरली गोल्ड में करता है तो डेट इज कॉल्ड द गोल्ड ETF। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड सेक्टर फंड इन्वेस्ट इन, ये हमने ऑलरेडी निवेश डिस्कस किया ऊपर के क्वेश्चन में। द करेक्ट आंसर है शेयर ऑफ गोल्ड माइनिंग एंड अदर गोल्ड प्रोसेसिंग कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड ETF परफॉर्मेंस इज ट्रैक्ड बाय द शेयर्स ऑफ गोल्ड कंपनीज और प्राइस ऑफ गोल्ड कंपनीज। तो करेक्ट आंसर है प्राइस ऑफ गोल्ड कंपनी, प्राइस ऑफ गोल्ड। शेयर्स ऑफ गोल्ड कंपनी का से गोल्ड ETF का परफॉर्मेंस ट्रैक नहीं किया जाता है, it is tracked by the price of the gold. Next question, when the gold metal price increases, gold mining company with large reserves of gold can appreciate it lot more than the gold metal. True or false? तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रू। जब गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो गोल्ड माइनिंग कंपनी के शेयर के भाव जल्दी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्वेस्टर बाइंग इनटू द स्कीम इज एसेंशियली बाइंग इनटू इट्स पोर्टफोलियो। इसका करेक्ट आंसर है ट्रू। जब भी कोई इन्वेस्टर किसी स्कीम को परचेस करता है तो उसका डेफिनेटली जो उसका स्कीम का जो पोर्टफोलियो होता है तो इन्वेस्टर इनडायरेक्टली उस पोर्टफोलियो को भी परचेस करता है, मतलब ही इज हैविंग एक्सेस टू दैट पोर्टफोलियो ऑल्सो। आप म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम में निवेश करते हैं और म्यूचुअल फंड एक कुछ कंपनी में निवेश करता है, दैट
group of debt company is called the portfolio. Next question. Most AMC share the portfolio of their scheme on their website on the dash basis or dash basis. तो ऑप्शन है मंथली और डेली, तो करेक्ट आंसर है मंथली. तो आप उन AMC की साइट पे जाके देख सकते हो कि आपने जिस स्कीम में निवेश किया है तो उसका पोर्टफोलियो आप चेक कर सकते हो स्कीम का, कि उस स्कीम ने कहाँ कहाँ कौन सी कंपनी में निवेश किया है. ये आपको AMC की साइट पे मिल जाएगा. और आपके जो आप जिसके थ्रू निवेश करते हो उनके भी जो पोर्टल रहते हैं उधर भी वो दिखाई देता है कि आप कंपनी AMC ने कहाँ कहाँ निवेश किया है. और ये मंथली अपडेट होता है, AMC मंथली अपडेट करती है. अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इट्स SID स्कीम इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट, द म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो शुड रिफ्लेक्ट दी. ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट स्टाइल, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ये चीज़ तो रिफ्लेक्शन होना ही चाहिए कि इन्वेस्टर ऑब्जेक्टिव क्या है. इनकम चाहिए तो उसे रेगुलर इनकम चाहिए या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए. इन्वेस्टमेंट स्टाइल यानी वैल्यू स्टाइल रहता है और ग्रोथ स्टाइल रहता है. और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यानी इन्वेस्टर का जो ऑब्जेक्टिव उसे मद्देनजर रखते हुए उसका रिस्क प्रोफाइल से मैच करते हुए जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है उसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कहते हैं. अचीविंग द गोल कंसिडरिंग द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड द स्टाइल ऑफ द इन्वेस्टमेंट, दैट स्ट्रेटेजी विच इज डिजाइन इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये तीनों ही चीज़ का रिफ्लेक्शन जरूरी है. इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट स्टाइल एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन केस ऑफ द इक्विटी फंड the performance will be seen for longer period at least for ऑप्शन है 5 या 3 years. तो करेक्ट आंसर है 5 years. जब भी आप इक्विटी फंड का कोई परफॉर्मेंस देखना चाहते हो कि फंड में कितना परफॉर्म किया है, कैसे परफॉर्म किया है, तो एटलीस्ट 5 years का उसका परफॉर्मेंस आपको चेक करना चाहिए. आपको 1-2 साल के परफॉर्मेंस से इतना कुछ आइडिया नहीं आएगा कि परफॉर्मेंस अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि इक्विटी है वो बहुत वॉलेटाइल रहता है और लॉन्ग टर्म में वो स्मूथ हो जाता है, वॉलेटिलिटी इसकी स्मूथ हो जाती है. दैट्स वाई तो मिनिमम 5 years का परफॉर्मेंस से फंड का परफॉर्मेंस का हमें पता लग सकता है कि फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है. इन केस ऑफ डेब्ट फंड एटलीस्ट डैश ईयर परफॉर्मेंस नीडेड टू कंसिडर वाइल सीइंग दी फंड परफॉर्मेंस. तो यहाँ पे ऑप्शन है 3 और 1. यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेब्ट फंड की बात की है तो करेक्ट आंसर है 3 years. इक्विटी में हमें 5 years का परफॉर्मेंस देखना चाहिए एटलीस्ट, और लॉन्ग टर्म डेब्ट फंड में हमें एटलीस्ट 3 years का परफॉर्मेंस चेक करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फंड परफॉर्मेंस इज ए प्राइमरी क्राइटेरियन इन द सिलेक्शन अमॉन्ग अदर स्कीम, ट्रू और फॉल्स. द करेक्ट आंसर है ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू इवैल्यूएट द फंड स्कीम परफॉर्मेंस चेक द, यहाँ पे ऑप्शन है द स्कीम परफॉर्मेंस रिलेटिव टू द स्कीम बेंचमार्क, स्कीम परफॉर्मेंस विद द पीयर ग्रुप, बोथ ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर है बोथ ऑफ द अबव. हमें स्कीम का परफॉर्मेंस चेक करना चाहिए बेंचमार्क के साथ में कैसे परफॉर्म किया है. स्कीम का जो बेंचमार्क रहता है, फॉर एग्जांपल हमने कोई स्कीम में निवेश किया है जो लार्ज कैप है, तो हमें एटलीस्ट उसे जो लार्ज कैप का जो बेंचमार्क रहता है, अगर हमने निफ्टी 100 सेंसेक्स 100 ले या निफ्टी 100 ले तो उसे चेक करना चाहिए. और उस स्कीम के पीयर ग्रुप ने कैसे परफॉर्म किया है तो उसका भी हमें चेक करना चाहिए. तो दोनों ही चीज़ चेक करेंगे तो फंड के स्कीम का परफॉर्मेंस हमें एक्चुअली पता चलेगा वेदर इट इज़ गुड और बैड. नेक्स्ट क्वेश्चन. पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इज कैलकुलेटेड एज, ऑप्शन है परचेज वैल्यू ऑफ परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटी ड्यूरिंग ए पीरियड डिवाइडेड बाय द एवरेज साइज ऑफ द नेट एसेट ऑफ द स्कीम ड्यूरिंग द पीरियड. सेकेंड ऑप्शन है वैल्यू ऑफ परचेज एंड सेल्स डिवाइड बाय यूनिट कैपिटल. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला, वैल्यू ऑफ सेल्स और परचेज को ऐड किया जाता है और उसे डिवाइड किया जाता है, उस जो फिगर आता है उसे एवरेज साइज ऑफ नेट एसेट से डिवाइड कर दिया जाता है. इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है तो आप देख सकते हो. कैलकुलेट वीडियो है हाउ टू कैलकुलेट
पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो एंड स्कीम होल्डिंग पीरियड है। यह वीडियो चेक डिटेल में अगर आप चेक कर सकते हो, और एग्जाम में मोस्टली ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता ही है पोर्टफोलियो टर्नओवर रिलेटेड। सो इसे आप ध्यान से प्रिपरेशन करके जाइएगा, ये जरूर आता है। पोर्टफोलियो टर्नओवर नीड टू बी व्यू इन द लाइट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टाइल, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। जो पोर्टफोलियो टर्नओवर है इसे इन्वेस्टमेंट स्टाइल की नज़रिए से देखा जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है इन्वेस्टमेंट स्टाइल। इससे पता चलता है कि फंड मैनेजर एग्रेसिवली इन्वेस्ट करता है या नॉन एग्रेसिवली इन्वेस्ट करता है। तो फॉर्मूला टू नो हाउ मच पीरियड द इन्वेस्टमेंट इन द पोर्टफोलियो आई हेल्ड इज, ऑप्शन है 12 डिवाइड बाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, सेकेंड ऑप्शन है 12 डिवाइड बाई पोर्टफोलियो 12 मल्टीप्लाई बाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। तो करेक्ट आंसर है 12 डिवाइड बाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉर्ट होल्डिंग पीरियड में इंडिकेट दैट द फंड मैनेजर इज लुकिंग फॉर द डैश इन्वेस्टमेंट, कोर और टेक्टिकल। तो करेक्ट आंसर है टेक्टिकल। अगर आप ये जो ऊपर के क्वेश्चन में जो दिया है फॉर्मूला, उसके अगर पीरियड शॉर्ट आता है यानी 3-4 महीने ही आता है, 6 महीने के अंदर आता है, दैट मीन्स जो फंड मैनेजर इज लुकिंग फॉर टेक्टिकल इन्वेस्टमेंट। जितना शॉर्ट पीरियड आता है दैट मीन्स द फंड मैनेजर इज लुकिंग फॉर टेक्टिकल पीरियड। लॉन्ग पीरियड आता है द फंड मैनेजर इज लुकिंग फॉर द कोर इन्वेस्टमेंट। टेक्टिकल इन्वेस्टमेंट आर एग्रेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रेसिव भी कह सकते हैं, एक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। एक्टिवली मैनेज, द नीड फॉर रेगुलर इनकम इज बेटर मेट थ्रू ए डैश फॉर द रिक्वेस्टेड अमाउंट। तो ऑप्शन है SWP SIP। तो करेक्ट आंसर है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अगर आपने एक अच्छा वाला कॉर्पस जमा कर लिया है, SIP करते करते आप लंबा ऐसे 5-10 साल तक आपने SIP किया है, फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स तक लगातार आपने SIP किया है और आपका अच्छा वाला कॉर्पस जमा हो गया है, तो अभी आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से जनरेट कर सकते हो। लेकिन इसमें भी कुछ टैक्स जो है, टैक्स इम्प्लीकेशन वो आपको कंसिडर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स ऑफ यूनिट अंडर एन SWP में है STT implication, equity scheme, capital gain tax implication for both equity, debt and equity. थर्ड ऑप्शन है both of the above। तो करेक्ट आंसर है both of the above। जैसे हमने आपको पहले के क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि जब ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान हम ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो हमें टैक्स इम्प्लीकेशन का भी कंसिडर करना चाहिए। STT भी इसमें लगता है अगर इक्विटी स्कीम है तो, और कैपिटल गेन भी इम्प्लाई होता है, और ये दोनों में होता है वेदर इट इज़ डेट एंड इक्विटी। कौन से स्कीम में कैसा है वो आपको डिटेल में डिपेंड अपॉन द उस ईयर में क्या टैक्सेशन के रूल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। डिविडेंड इनकम इज सब्जेक्ट टू टैक्स एज पर द एप्लीकेबल टैक्स स्लैब ऑफ द इन्वेस्टर रिस्पेक्टिव इन्वेस्टर। द करेक्ट आंसर है ट्रू। जो डिविडेंड इनकम है वो आपके रेगुलर इनकम में क्लब कर दी जाती है और टैक्स उसी के टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना होता है। पहले डिविडेंड इनकम टैक्स फ्री था, अभी उसे इन्वेस्टर के इनकम में क्लब कर दिया जाता है और जो उसका टैक्स स्लैब होता है उसकी के हिसाब से उसे टैक्स भरना पड़ता है। द टैक्स ऑन द डिविडेंड रिड्यूस द रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। द करेक्ट आंसर है ट्रू। Income distribution cum capital withdrawal dividend option is not preferable except in the case of the dash investor. The correct answer is tax exempt investor. जिससे टैक्स नहीं लगता है, जो टैक्स एग्जेम्प्टेड है, जो टैक्स स्लैब टैक्सेबल स्लैब के नीचे है जो इन्वेस्टर, उसके लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान ऑप्शन ठीक है। उसके लिए कोई इतना ये नहीं है, उसे इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो जिसका टैक्सेबल इनकम है तो उसके लिए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल विड्रॉल प्लान सही नहीं है, क्योंकि इससे फिर टैक्स लायबिलिटी उसकी और बढ़ जाती है। While selecting mutual fund scheme for an investor, the mutual fund distributor must keep in mind, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए ताकि आपको
किसी एग्ज़ाम किसी भी तरीके से ट्विस्ट किया जा सकता है, तो आप उसे सही से जवाब दे सकते हो। तो इसका ऑप्शन है स्कीम सुटेबिलिटी टू द इन्वेस्टर नीड एंड सिचुएशन। सेकेंड ऑप्शन है एसेट एलोकेशन फॉर इन्वेस्टर इज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टर सिचुएशन एंड द गोल। पास्ट परफॉर्मेंस may or may not be sustained in the future considering the scheme investment objective and strategy. Both taxes and load reduce the investment return during the redemption. करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी ऑप्शन को ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो जब इन्वेस्टर के लिए अगर कोई स्कीम सिलेक्ट करते हैं तो इन्वेस्टर डिस्ट्रीब्यूटर को ये सब चीज़ मद्देनज़र रखते हुए उसे रिकमेंड करना चाहिए कौन सी स्कीम में इन्वेस्टर को निवेश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्क एपेटाइट इज ए फंक्शन ऑफ विच थिंग? द नीड टू टेक रिस्क, the ability to take risk, the willingness to take risk, all of the above। तो इसमें करेक्ट आंसर है all of the above। रिस्क एपेटाइट इज अ फंक्शन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। कितना आपको रिस्क लेना है, आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी नीड क्या है और आपके विलिंगनेस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलेस देयर इज एन एडिक्वेटली लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होरिजन दैट मे नॉट बी सुटेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट। डेब्ट फंड, इक्विटी फंड, इक्विटी फंड करेक्ट आंसर है इक्विटी फंड। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ओरिजिन अगर लॉन्ग नहीं है तो आपके लिए इक्विटी फंड सुटेबल नहीं है, क्योंकि इक्विटी फंड इज़ हाईली वोलेटाइल। शॉर्ट टर्म में आपको इससे आपका रिटर्न का कुछ अनुमान आप नहीं लगा सकते। तो लॉन्ग टर्म में इसकी वोलेटिलिटी स्मूथ हो जाती है, तो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न आने की संभावना है। बाकी शॉर्ट टर्म में अच्छे भी आ सकते हैं, ख़राब भी रिटर्न आ सकता है। Equity market tend to be volatile in short term. Long term, the volatility get smoothen, more volatile. तो long term में volatility gets smoothen, जैसे already discuss किया है हमने। Investor looking for the growth will find dash fund the best suited to meet the needs। तो जैसे ग्रोथ इन्वेस्टर लुकिंग फॉर द करेक्ट आंसर है इक्विटी। इक्विटी में ग्रोथ कैपिटल एप्रिसिएशन आप देख सकते हो, अगर मिल सकते हैं। डेब्ट फंड में रेगुलर इनकम मिलता है, उसमें ग्रोथ नहीं रहता है। जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना प्रिंसिपल आपको वापस मिल जाता है, प्लस इंटरेस्ट आपको ड्यूरिंग द पीरियड, यानी आपने जो भी ऑप्शन सिलेक्ट किया था वो मिल जाता है। मंथली या ईयरली जैसे भी ऑप्शन है वैसे मिल जाता है। तो डेब्ट फंड में फिक्स इनकम रहता है, और फिक्स इनकम नहीं बोल सकते, मतलब रेगुलर इनकम मिल सकता है। और इक्विटी में जो निवेश होता है उसमें कैपिटल गेन मिलता है। डेब्ट फंड में एक तरह का फिक्स इनकम ही रहता है, लेकिन ये जो डेब्ट फंड रहता है वो फिक्स इनकम में निवेश करता है, तो इंटरेस्ट रेट वेरिएबल रहता है। तो थोड़ा सा जो फिक्स इनकम है वो वेरिएबल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट दैट टाइम। द नीड ऑफ द इनकम विल बी बेस्ट मेट एट द डैश स्कीम। द करेक्ट आंसर है डेब्ट फंड। तो डेब्ट फंड में जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो फिक्स इंस्ट्रूमेंट में निवेश करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या कंपनी की एनसीडी में, बॉन्ड, पीएसयू बॉन्ड में। तो उसमें उसे रेगुलर इनकम मिल सकती है। तो यहाँ पे हम अभी अपना पेपर सबमिट करके देखते हैं एग्जाम के। लेट्स सी कितने आंसर हमारे सही गए हैं। लेट द व्यू द स्कोर व्यू करके देखते हैं कितने आंसर सही हैं। सभी आंसर सही है हमारे, 29 ऑफ 29। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।